यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो भाई साहब, जो पहला रिवीजन लेक्चर था आपने देखा होगा, आपको मजा आया होगा। इतना डिटेल में मैंने आपको रिवाइज कराया था। तो चलिए आज हम चालू करते हैं आपके रिवीजन दूसरे टॉपिक का, जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर, रेसिडेंशियल स्टेटस की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक बात बताऊं, अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है ना, तो उसके लिए ग्लोबल इनकम, पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है। और अगर कोई पर्सन इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, तो उसके लिए सिर्फ इंडिया की इनकम है वो ही टैक्सेबल होती है। तो उसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना बड़ा ही जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। अब गाइस एक बात समझना, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए दो बेसिक कंडीशन है एज पर द सेक्शन 6(1). और ये दो बेसिक कंडीशन कौन कौन सी है? पहली बेसिक कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो गाइस दो बेसिक कंडीशन है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब गाइस एक बात समझना, यहां पे बोला हुआ है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मींस योर करंट प्रीवियस ईयर। तो आपके एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है? 25-26। तो प्रीवियस ईयर 25-26 में अगर वो पर्सन इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा स्टे किया है, तो ये पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो जब आप लास्ट 4 प्रीवियस ईयर की बात करोगे, तो आप करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, और करंट प्रीवियस ईयर के पहले आपके जो 4 प्रीवियस ईयर है, दैट इज प्रीवियस ईयर आपका 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23 एंड प्रीवियस ईयर 21-22। So previous year 24-25, previous year 23-24, 22-23 and guys 21-22, ये चारों प्रीवियस ईयर में मिला के आपने इंडिया में जो स्टे किया है वो 365 डेज या उससे ज्यादा किया है, एंड करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा स्टे किया है, तो आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब गाइस यहां पे एक चीज समझना, ये जो दो बेसिक कंडीशन है ना, पहली बेसिक कंडीशन स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और सेकंड बेसिक कंडीशन स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। गाइस यहां पे आप नोटिस करिए, इन दोनों के बीच में और लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों में से अगर आपने एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो आप बन जाओगे रेजिडेंट। क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। अगर आपने एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली, तो वो इंडिविजुअल बन जाएगा रेजिडेंट। लेकिन अगर आपने एक भी सेटिस्फाइड नहीं की, तो आप क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट। अब गाइस अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट बन गए तो मैं बोलता हूं गोस टू बाय ऑयल। नॉन रेजिडेंट बन गए तो गोस टू बाय ऑयल। लेकिन अगर आप रेजिडेंट बन गए, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। लेकिन सर कैसे पता चलेगा कि हम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है? तो उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन है, एंड 2 एडिशनल कंडीशन इज गिवन अंडर सेक्शन 6(6). और ये दो एडिशनल कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, and stay in India for 730 days or more in the last 7 previous years. So there are 2 additional condition. One is the resident in India for 2 previous year or more in the last 10 previous year. मतलब जो लास्ट के 10 previous year है ना, वो लास्ट के 10 previous year में एटलीस्ट आप 2 साल या उससे ज्यादा इंडिया के रेजिडेंट रहे हो। मींस लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट आप 2 इयर्स या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड की है। क्योंकि आप अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो, तो आप रेजिडेंट बन जाते हो ना। तो यहां पे 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेजिडेंट रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट के 10 साल में 2 साल आप 365 डेज रहे। ना 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 बाबू ना। लास्ट के 10 में से किसी भी 2 प्रीवियस ईयर या उससे ज्यादा आपने जो है वो एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड की है, तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। तो लास्ट के 10 में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर या उससे ज्यादा इंडिया में आप रेजिडेंट रहे। एंड दूसरी एडिशनल कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। अब गाइस अगर आप ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हो अलोंग विथ 1 बेसिक कंडीशन, एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन,
तो आप बन जाओगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, अदरवाइज आप बन जाओगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, देयर आर टू बेसिक कंडीशन एज पर सेक्शन 6(1). कौन सी दो बेसिक कंडीशन है? पहला, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और stay in India for 60 days or more in the previous year and 365 days or more in the last 4 previous year। तो यहां पे ये दो बेसिक कंडीशन है, इन दोनों में से अगर आपने एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो आप बन जाओगे रेजिडेंट, अदरवाइज आप बन गए नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट बन गए तो गोज टू बाय ऑयल, आगे देखने की जरूरत नहीं, बट अगर आप रेजिडेंट बन गए तो आपको देखना पड़ेगा आप RNOR हो या R बट NOR हो। उसके लिए आपकी दो एडिशनल कंडीशन है। दो एडिशनल कंडीशन कौन सी है? रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द 2 previous year और मोर इन द लास्ट 10 previous year and stay in India for 730 days और more in the last 7 previous year। तो गाइस ये दोनों एडिशनल कंडीशन, बिकॉज यहां पे आप नोटिस करोगे यहां पे बीच में एंड लिखा हुआ है, ये दोनों एडिशनल कंडीशन आपने सेटिस्फाइड कर दी along with एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, तो आप बन जाओगे RNOR, अदरवाइज आप बन जाओगे R बट NOR। समझा? डन। अब एक और चीज समझना गाइस, 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन है ना, ये देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इस पे आप हाथ लगा दो। ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है ना, जो 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, इस पे आप हाथ लगा दो। ये सेकंड बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। कौन से केसेस में? 3 केसेस में। कौन कौन से 3 केस? पहला केस ये बोलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा केस है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप। एंड तीसरा कंडीशन है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में आता है इस साल विजिट के लिए, और भैया उसका इंडिया से जो इनकम है, मींस उसका जो टोटल इनकम है अदर देन हिज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम इज अप टू ₹15 लाख, वो 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में बाबू आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखनी है। तो सेकंड बेसिक कंडीशन आपको 3 केसेस में नहीं देखनी। कहां पे? सबसे पहला, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो इंडियन सिटीजन मतलब भारत का नागरिक है, करंट ईयर में इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है। किस लिए जा रहा है? इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा जरूरी नहीं बाहर जॉब के लिए जा रहा है, अगर वो बाहर बिजनेस के लिए जा रहा है, बाहर प्रोफेशन के लिए जा रहा है, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है, लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर वो जा रहा है इस साल में, तो बाबू ये सेकंड बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो रेजिडेंट, अदरवाइज सीधा नॉन रेजिडेंट, और अगर रेजिडेंट बन गया तो फिर आपको एडिशनल कंडीशन वगैरह देखना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, दूसरा, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, मैं वापस बोल रहा हूं इंडियन सिटीजन मतलब भारत का नागरिक, और वो इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर है किसी इंडियन शिप का, और वो इंडिया छोड़ के इस साल बाहर जा रहा है, तो इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप, तो उसके लिए भी आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन मतलब भारत का नागरिक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं पता है? कि जिसके पेरेंट्स में से किसी का या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बिफोर 1947। तो 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही थे। तो अगर अनडिवाइडेड इंडिया में किसी के पेरेंट्स में से किसी का या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म हुआ था, तो उस पर्सन को अपन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि इंग्लैंड की टीम, या आप उसको एग्जांपल लीजिए, एक न्यूजीलैंड की टीम में एक बंदा है, दैट इज द रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड का, उसके पास सिटीजनशिप न्यूजीलैंड का है, बट उसके दादाजी का जन्म यहां बैंगलोर में हुआ था, तो उसके बैंगलोर में जन्म हुआ था वो 1947 से पहले, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे उसको बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ये मतलब आपका यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंस करके, उसकी जो बीवी है करके, वो बीवी है वो इंडियन ओरिजिन है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो गाइस एक बात समझना, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, दैट इज कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इस हिसाब से मैं एक बात बताऊं, आपका पूरा पाकिस्तान पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पूरा बांग्लादेश पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में जितने भी लोग रहते हैं उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म तो अनडिवाइडेड इंडिया में ही हुआ था, तो ये तुम्हारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। तो अगर देखो, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर कोई बिजनेस वगैरह करता है, बाहर कोई धंधा करता है, लेकिन वो इस साल इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए,
इंडिया में इस साल विजिट के लिए आ रहा है और उसका जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम, फॉरेन सोर्स का इनकम मतलब ऐसा इनकम जो इंडिया के बाहर ही अक्रूड हुआ है, इंडिया के बाहर ही रिसीव्ड हुआ है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन सोर्स का इनकम। तो फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के उसका जो इंडिया से इनकम है, इन सिंपल वर्ड, वो जो इनकम है वो विद इन द लिमिट ऑफ द 15 लाख रुपीज है। तो गाइस उसके केस में ये सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल थ्री केसेस जहां सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना। इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप, और इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट एंड देयर टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम इज विद इन द लिमिट ऑफ द 15 लाख। तो उस पर्टिकुलर केस में ये सेकंड बेसिक कंडीशन आपको नहीं देखना। लेकिन सर एक बात बताओ, आप बार बार ये बोल रहे हो कि इंडियन सिटीजन, अब जो मैं आगे बात करूंगा अगले 4 मिनट तक वो सिर्फ एंड सिर्फ ये सी वाले पॉइंट के लिए ही मैं बात करूंगा। आप सर ये बोल रहे हो कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर है, इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, और इंडिया में उसका जो टोटल इनकम है, उसका जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम, उसका जो टोटल इनकम है वो विद इन द लिमिट ऑफ 15 लाख रुपीज है इन द प्रीवियस ईयर, तो ये सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट और उसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गया, तो 15 लाख से ज्यादा हो गया ना, तो बाबू ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। और सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन एक अमेंडमेंट हो जाएगा। क्या? ये सेकंड बेसिक कंडीशन में आपका जो 60 डेज है ना, इसकी जगह आपको 120 डेज देखना पड़ेगा। तो अगर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं और उनका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम अगर 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी है, और सेकंड बेसिक कंडीशन हो जाएगी स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। एंड गाइस अब जो लाइन बोलने वाला हूं उसको पकड़ लेना। अगर ये सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई 120 डेज वाली, बट फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं हुई, अगर ये सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई 120 डेज वाली, तो बाबू उस पर्सन को आप सीधा आर बट एनओआर बना दो। उसके केस में फिर एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, और इस लाइन को आप पकड़ लीजिएगा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर है, वो इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं, एंड गाइज उनका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम इज मोर देन 15 लाख। 15 लाख तक, अगर 15 लाख तक ही होता तो देखना ही नहीं था। 15 लाख से ज्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा, बट एक अमेंडमेंट के साथ कि यहां 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएगा। एंड गाइज ये अगर सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो उस केस में उस बंदे को सीधा बना दो, क्या पता है, आर बट एनओआर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। मींस उसके केस में फिर ये एडिशनल कंडीशन वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो वापस बोल रहा हूं, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट एंड देयर टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज। तो आप एक काम करो, यहां सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज की जगह 120 डेज देखो, और अगर ये सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और फर्स्ट नहीं हुई है, तो इस बंदे को सीधा आप बना दो आर बट एनओआर। क्या बना दो? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई होती तो फिर आपको एडिशनल देखना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आर एंड ओआर एंड आर बट एनओआर बनेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइस, सर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें क्या होता है कि सर अगर कोई इंडियन सिटीजन है और इंडियन शिप जो है उसका वो क्रू मेंबर है, अगर कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, ठीक है, और वो इंडिया के बाहर जा रही है शिप, तो सर उसका नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करेंगे? देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, जिस दिन कोई भी पर्सन इंडिया में आता है वो दिन भी इंडिया में माना जाता है, और जिस दिन कोई इंडिया छोड़ के जाता है वो दिन भी इंडिया में माना जाता है। लेकिन गाइस यहां पे एक सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है, और सीबीडीटी का नोटिफिकेशन किसके लिए है पता है? कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो क्रू मेंबर है फॉरेन बाउंड शिप का। फॉरेन बाउंड शिप का मतलब होता है जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया होती है एंड उसका डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है, या ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और उसका डेस्टिनेशन इन इंडिया है। तो अगर कोई फॉरेन बाउंड शिप है जो इंडिया से बाहर जा रही है या बाहर से इंडिया आ रही है, तो उसके केस में गाइस जब आप नंबर ऑफ डेज निकालते हो ना, तो ध्यान रखना जिस दिन उसने वो शिप को ज्वाइन किया
उसने जिस दिन ड्यूटी ज्वाइन की, तो जब ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है, एक कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसमें साइन करना पड़ता है। तो जिस दिन उसने ज्वाइनिंग का डेट है एंड गाइस जब वो शिप को छोड़ के आएगा, तो जिस दिन उसका जो है वो साइन ऑफ करेगा उस शिप को, मतलब छोड़ के आएगा, वो जो डेट है, ये दोनों डेट और उसके बीच का जितना भी पीरियड है वो आपका स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि फॉरेन बाउंड शिप, फॉरेन बाउंड का मतलब होता है फॉरेन शिप नहीं, जो फॉरेन बाउंड शिप का मतलब होता है ऐसी शिप जो इंडिया से बाहर जा रही है या बाहर से इंडिया आ रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे ना, तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखना कि यहां पे एक उसका कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है मर्चेंट वालों का, और वो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है उसमें जिस दिन उसका ज्वाइनिंग का डेट है और जिस दिन उसने साइन ऑफ किया, ये दोनों डेट भी और इसके बीच का जितना भी पीरियड है वो पीरियड आपका स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, ये दोनों डेट भी, जिस दिन ज्वाइन किया वो डेट भी, जिस दिन साइन ऑफ किया वो डेट भी, और उसके बीच का जितना भी पीरियड है वो आपका स्टे आउटसाइड इंडिया है, वो माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है? एक सेक्शन लाइन निर्मला सीतारमण जी ने ये सेक्शन ये बोलती है, सेक्शन 6 बने, ये क्या बोलती है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पहली चीज इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो इंडियन सिटीजन है ना, बेसिकली अगर कोई इंडियन सिटीजन है, और ये जो इंडियन सिटीजन है ना, ये इंडियन सिटीजन बेसिकली, ये जो इंडियन सिटीजन है, ये इंडियन सिटीजन जो है, ये इंडियन सिटीजन 6(1) की एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब 6(1) की एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो मैं बताऊं वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया 6(1) के हिसाब से। तो 6(1) की एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन गाइस ध्यान रखना, निर्मला सीतारमण जी क्या बोलती है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो 6(1) के हिसाब से तो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन गाइस वो बंदे की टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम, मतलब उसकी जो टोटल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज, उसका 15 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम, and he is not liable to pay tax in any other country due to his residency or domicile। मतलब वो और किसी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है ड्यू टू हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल। तो निर्मला सीतारमण जी बोल रही है कि तुम किसी कंट्री के रेजिडेंट नहीं हो, तो तुम हमारे रेजिडेंट हो, और वो इंडिया का बन जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। दिस इज कॉल्ड योर डीम्ड रेसिडेंसी कॉन्सेप्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन का मतलब होता है भारत का नागरिक, अगर उसने 6(1) के हिसाब से दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, तो 6(1) की दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, तो वो तो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन गाइस वो इंडियन सिटीजन का अगर नेट टैक्सेबल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज एंड ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल, मतलब वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो उसको हम इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, बट उसको डीम्ड रेजिडेंट में क्या मानेंगे, आर बट एनओआर मानेंगे। क्या मानेंगे? आर बट एनओआर। मैंने एग्जांपल लिया था क्लास में टेक्निकल गुरुजी वाला, कि जो टेक्निकल गुरुजी वाला जो गौरव बंदा है वो दुबई में ही रहता है। अब एक बात समझो, वो दुबई में रह रहा है तो वो पूरे साल दुबई में रहा, तो एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया, लेकिन वो इंडियन सिटीजनशिप है। और गाइस एक बात बताओ, उसकी इंडिया से जो इनकम है, मतलब उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के, तो उसकी जो इनकम है ना वो 15 लाख से ज्यादा है, एंड ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल, मतलब वो वहां पे दुबई में ऐसे भी टैक्स नहीं लगता, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा, और डीम्ड रेजिडेंट में आर बट एनओआर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आर बट एनओआर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब गाइस एक चीज समझना, यहां पे दोनों ही सेक्शन में, एक तो ये डीम्ड रेसिडेंसी वाली, और उसके पहले जो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया विजिट करता है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करता है, तो आपको यहां पे इनकम 15 लाख से ज्यादा है। ये गाइस एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ये 15 लाख इनकम देखते टाइम आपको कौन सी इनकम लेनी है, तो ये 15 लाख इनकम देखते टाइम आपको टोटल इनकम लेनी है, बट अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इन सिंपल वर्ड इंडियन इनकम आपको लेनी है। इन सिंपल वर्ड मैं बताऊं, इंडियन इनकम आपको लेनी है, लेकिन ध्यान रखना इसमें इंडियन इनकम तो आपको लेनी है। इंडियन इनकम मतलब जो इंडिया में अक्रूड हुई या इंडिया में रिसीव्ड हुई,
एंड उसके साथ साथ में अगर आपका कोई फॉरेन बिजनेस है जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या फॉरेन प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया, तो वो भी आपको लेनी है ये 15 लाख की लिमिट देखते टाइम। एक तो आपको इंडियन इनकम लेनी है और उसके साथ साथ में आपको जो फॉरेन का ऐसा कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है दैट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और इट इज सेटअप इन इंडिया, अगर उससे जो इनकम होती है ना वो भी आपको ये 15 लाख की लिमिट में लेनी है। क्योंकि एक बात बताओ, जब आप आर बट एनओआर बनोगे तो आपके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, और फॉरेन की वो वाली इनकम टैक्सेबल होगी जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया। अभी मैं आपको समझाता हूं जब स्कोप ऑफ टोटल इनकम है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एचयूएफ। सर एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखेंगे? तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए बड़ा सिंपल है, आप ये देखो कि एचयूएफ का मैनेजमेंट और कंट्रोल कहां से हो रहा है। जो एचयूएफ के अफेयर्स है, एचयूएफ का अगर बिजनेस वगैरह तो वो कहां से चल रहा है, कंट्रोल मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है, या तो पूरा इंडिया से है या पार्टली इंडिया से, तो उस पर्टिकुलर केस में वो एचयूएफ रेजिडेंट माना जाएगा। और अगर उसका होली आउटसाइड इंडिया है तो वो एचयूएफ आपका नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन एक और चीज समझना, अगर एचयूएफ रेजिडेंट बन गया देन यू हैव टू चेक दैट एचयूएफ इज अ आर एंड ओआर या फिर एचयूएफ इज अ आर बट एनओआर। उसके लिए कैसे देखेंगे सर? तो एचयूएफ आर एंड ओआर है या आर बट एनओआर है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि करता क्या दोनों एडिशनल कंडीशन 6 वाली सेटिस्फाइड करता है या नहीं। और आपको पता है 6 की दो एडिशनल कंडीशन क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। अगर ये दो एडिशनल कंडीशन अगर करता सेटिस्फाइड करता है तो एचयूएफ बन जाएगा आर एंड ओआर, अदरवाइज एचयूएफ बन जाएगा आर बट डन। उसके बाद में सर एक बात बताओ, पार्टनरशिप फॉर्म है, एओपीबीवाई है, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, इनके केस में कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे? तो इनके केस में बड़ा सिंपल है कि आप एक काम करो, अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट और होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। अब यहां पे एक और चीज समझना, कंपनी के केस में कैसे देखने का। सो गाइस कंपनी दो तरह की कंपनी होती है, एक तो इंडियन कंपनी होती है और एक तुम्हारी ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉरेन कंपनी होती है। ध्यान रखना इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। इंडियन कंपनी का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, रिलायंस है, अदानी है, ये अंबानी है, ये जितनी भी कंपनियां है करिए, ठीक है, ये सब तुम्हारी क्या है? इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है वो ऑलवेज रेजिडेंट होगी, हमेशा रेजिडेंट है। लेकिन गाइस जो अदर कंपनी है, इन सिंपल वर्ड फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी अगर उस फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है। पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अगर उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में वो फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी, अदरवाइज फॉरेन कंपनी इंडिया की नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। तो आप कैसे याद रखोगे? कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस के केस में अगर वो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो दो पार्ट, कि अगर वो फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट और कंट्रोल अगर इंडिया में है, पोयम इंडिया में है, तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट, अदरवाइज फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट। लेकिन पोयम का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लेस जहां से उस कंपनी के जो क्रूशियल डिसीजन है वो लिए जाते हैं। तो जहां से कंपनी के क्रूशियल डिसीजन लिए जाते हैं, जो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं, उस प्लेस को अपन बोलते हैं दैट इज द आपका पोयम। और अगर वो पोयम इंडिया में है तो उस पर्टिकुलर केस में वो फॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी, अदरवाइज वो इंडिया की नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। चलिए अब उसके बाद में अपन चलते हैं दैट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में सर ये क्वेश्चन आता है कि टोटल इनकम जो होती है हमारी दो तरह की इनकम होती है, वन इज द इंडियन इनकम, वन इज द फॉरेन इनकम। सर इंडियन इनकम किसको बोलेंगे? तो इंडियन इनकम का मतलब आइदर वो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, अराइज हुई है, या डीम टू बी अक्रूड और अराइज हुई है, या फिर वो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है और डीम टू बी रिसीव्ड हुई है, तो उसको अपन इंडियन इनकम बोलेंगे। दोनों में से एक भी चीज हुई है ना तो वो आपकी इंडियन इनकम है। एग्जांपल के लिए एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? या तो वो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है मतलब जनरेट इंडिया में हुई है, या इंडिया में रिसीव्ड हुई है। इन दोनों में से एक भी चीज हो गई ना तो वो तुम्हारी इंडियन इनकम है। और अगर इंडिया के बाहर ही अक्रू हुई है, इंडिया के बाहर ही रिसीव हुई है, तो वो तुम्हारी हो जाएगी फॉरेन इनकम। अब गाइस एक चीज समझना, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई इनकम है जो इंडिया में अक्रू हुई है या इंडिया में रिसीव्ड हुई है, दैट इज कॉल्ड योर इंडियन इनकम। और गाइस अगर इंडिया के बाहर अक्रू हुई है एंड रिसीव भी बाहर हुई है तो वो तुम्हारी फॉरेन इनकम। अब सर कैसे पता चलेगा इंडिया में अक्रू हुई है? तो जैसे अगर सैलरी हेड की बात करते हैं तो सैलरी हेड में अगर आपका जॉब इंडिया में चल रहा है तो सैलरी कहां अक्रू हो रही है? इंडिया में हो रही है।
अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, रेंटल इनकम, तो हाउस प्रॉपर्टी कहां है? अगर वो इंडिया में है तो इंडिया में अक्रू हो रहा है। अगर मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करूंगा तो बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर इंडिया में है तो वो इंडिया में अक्रू हो रही है बिजनेस की इनकम। अगर कैपिटल गेन की बात करूंगा तो कैपिटल असेट अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो उसका कैपिटल गेन इंडिया में अक्रू हुआ है। और अदर सोर्सेज जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका बैंक इंटरेस्ट वगैरह है, तो वो बैंक अगर इंडिया में है और यहां से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो अक्रू इंडिया में हो रहा है। अब गाइस एक चीज समझना, मैं बोल रहा हूं इंडिया में या तो अक्रू हुआ या इंडिया में रिसीव्ड हुआ, तो वो तुम्हारा इंडियन इनकम है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात समझना, मैं आपको इंडिया से पढ़ा रहा हूं और मेरे को इनकम भी इंडिया में रिसीव्ड हो रही है, तो इंडियन इनकम ही है। दिस इज कॉल योर इंडियन इनकम बिकॉज अक्रूड इन इंडिया या रिसीव्ड, दोनों ही यहां तो इंडिया में हो रहा है, इट इज इंडियन इनकम। लेकिन एक चीज समझना, जैसे मान लो मुझे हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला कि बीबी सर आप नेपाल के काठमांडू में आईसीआई का ब्रांच है, सीए इंस्टीट्यूट का, वहां जाके एक लेक्चर लेके आइए। तो मैं गया नेपाल और नेपाल में जाके काठमांडू में जाके और मैं लेक्चर लेके आ गया। अब एक बात समझना, लेक्चर मैंने काठमांडू में लिया लेकिन उसका पैसा इन्होंने मुझे मुंबई में दिया। जब मैं मुंबई में इंस्टीट्यूट में गया उन्होंने मुझे चेक थमा दिया कि लो सर। अब एक बात बताओ, यहां इनकम अक्रू तो इंडिया के बाहर हुई है नेपाल में, लेकिन गाइस रिसीव्ड इंडिया में हुई ना। चेक मुझे मिला कहां पे? इंडिया में रिसीव हुआ ना, तो ये तुम्हारी इंडियन इनकम है, ये तुम्हारी इंडियन है। क्योंकि देखो अक्रू इंडिया के बाहर हुई है बट रिसीव तो इंडिया में हुई है ना। दोनों में से एक भी चीज अगर इंडिया में हो गई ना तो भाई साहब उस पर्टिकुलर केस में वो तुम्हारी इंडियन इनकम मानी जाएगी। लेकिन गाइस एक बात बताओ, मैं काठमांडू गया और काठमांडू में लेक्चर लिया और मुझे पैसा भी वहीं मिल गया, पैसा भी वहीं मिल गया, चेक भी वहीं मिल गया, पैसा वहीं मिला और वो पैसा लेके फिर मैं इंडिया आया, तो क्या ये इंडियन इनकम है? आंसर इज नो, क्योंकि अक्रू भी बाहर हुई है और रिसीव्ड भी मुझे बाहर हो गई थी। अब एक बात बताओ, वहां से रिसीव होने के बाद मैं पैसा इंडिया में लेके आया, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। तो क्या रेमिटेंस रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा? आंसर इज नो। रिसीव्ड का मतलब पहली बार रिसीव कहां हुआ। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आपकी शादी हो गई और आपका जो स्पाउस है, लाइक आपका जो हस्बैंड है, मान लो हस्बैंड दुबई में है और दुबई में वो तेल निकालने वाली कंपनी में काम करता है, वहां तेल निकालता है। अब एक बात बताओ, वहां वो जॉब करता है तो वहां पे उसका सैलरी वहीं पे अक्रू हो रहा है, उसको रिसीव भी वहां हो जाता है और उसके बाद हर महीने वो अपनी बीवी को 30,000 रुपया भेजता है। तो क्या वो 30,000 रिसीव्ड इन इंडिया है? आंसर इज नो, दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस। रेमिटेंस आपका रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है। मतलब पहली बार इनकम कहां रिसीव्ड हो रही है? पहली बार अगर इंडिया में रिसीव्ड हुई तो ही वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो गाइस एक बात बताऊं, बड़ा सिंपल है। देखो सबसे पहले इंडियन इनकम किसको बोलेंगे? ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव्ड हुई है या फिर इंडिया में अक्रू हुई है। फॉरेन इनकम जो इंडियन इनकम नहीं है, मतलब इंडिया के बाहर ही अक्रू हो रही है और इंडिया के बाहर ही रिसीव हो रही है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इनकम। अब एक बात समझना, कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो गाइस एक बात बताऊं, जो इंडियन इनकम होती है ना वो तो तीनों के लिए टैक्सेबल है। आर एंड ओ आर के लिए भी टैक्सेबल है, आर बट एन ओ आर के लिए भी टैक्सेबल है और एन आर के लिए भी टैक्सेबल है। मींस रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है और एनआर के लिए भी टैक्सेबल है। तो अगर इंडियन इनकम है, मतलब इंडिया में अक्रू हुई या इंडिया में रिसीव्ड हुई, वो इनकम तो तीनों के लिए टैक्सेबल है करके, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर कोई फॉरेन का इनकम है, लेकिन वो फॉरेन का इनकम मतलब अक्रूड भी इंडिया के बाहर हुआ, रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर हुआ, दैट इज फॉरेन इनकम। बट अगर गाइस वो फॉरेन का बिजनेस है, वो कंट्रोल इंडिया से होता है, या फॉरेन का प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया, तो बेटा वो आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल होगा, आर बट एन ओ आर के लिए टैक्सेबल होगा और एन आर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एंड गाइस अगर अदर कोई फॉरेन इनकम है, अदर फॉरेन इनकम है, तो अदर फॉरेन इनकम जो है वो गाइस आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल होती है, आर बट एन ओ आर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी और एन आर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। अभी तक आपको समझा क्या? देखो इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल, फॉरेन का बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। जैसे मान लो हमारे बैच में एक बंदा है जिसका नाम है नैतिक, जो नैतिक करके बंदा है वो इंडिया का है, उसने एक थाईलैंड में होटल चालू कर दिया। अब वो इनकम भी वहीं कमा रहा है और उसके साथ में रिसीव्ड भी इनकम वहीं पे होता है करके, ठीक है, लेकिन उस बिजनेस को वो कंट्रोल इंडिया से कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन इनकम, फॉरेन बिजनेस बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो गाइज अगर फॉरेन बिजनेस है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, या फॉरेन प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया, तो वो आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है, आर बट एन ओ आर के लिए टैक्सेबल है, एन आर के लिए टैक्सेबल नहीं है। एंड अदर फॉरेन इनकम है वो आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है, आर बट एन ओ आर एंड एन आर के लिए टैक्सेबल नहीं है। एक बात बताऊं, अभी तक आपको नहीं समझा, अब मैं जो समझाऊंगा वो आपको समझ में आएगा। देखो अगर आप आर एंड ओ आर हो गए ना तो आपने पाप कर लिया। आपके लिए देखो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है, इंडियन इनकम भी टैक्सेबल, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल। तो अगर आप आर एंड ओ आर हो तो आपने बड़ा पाप कर लिया, आपके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है। बट गाइस अगर आप आर बट एन ओ आर हो तो इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है ही है,
फॉरेन का सिर्फ वही वाला इनकम टैक्सेबल है जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया। अदर फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल। एंड गाइस अगर आप एनआर हो तो आपके लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया, समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो करिए, ठीक है। तो देखो अगर आप आर एंड ओ आर हो तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल, आर बट एन ओ आर हो तो इंडियन इनकम टैक्सेबल और फॉरेन का वही वाला इनकम टैक्सेबल है जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। एंड अगर आप एनआर हो तो गाइस ओनली इंडियन इनकम है वही आपके लिए टैक्सेबल होगा गाइस। लेकिन ये आर एंड ओ आर, आर बट एन ओ आर, एनआर जो है ये तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होता है। बाकी सबके लिए कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके लिए तो इधर आइदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो अगर आप रेजिडेंट बन गए तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है, बट अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए तो सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल है, बाकी फॉरेन की इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। गाइस इनकम का मतलब भले आपको कैश में इनकम मिला या काइंड में इनकम मिला, दोनों आ जाएगा। एक और चीज समझना, अगर मान लो एग्जाम में ऐसा दे रखा है कि तुम्हारा कोई पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट था वो इंडिया लेके आए, तो क्या वो इस साल में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। वो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, वो पिछले साल में टैक्सेबल क्यों नहीं हुआ था? देयर इज वी डोंट नो ना, कि हो सकता है उस साल में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट इन इंडिया इन द करंट ईयर, उसको आपको इग्नोर करने का है। अब अपन अगले पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। गाइस एक बात बताऊं, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है कि कुछ इनकम ऐसी होती है जो आपको अभी रिसीव्ड नहीं हुई बट ये मान लिया जाएगा रिसीव्ड हो गई। कुछ इनकम ऐसी होती है जो रिसीव्ड नहीं हुई बट मान लिया जाएगा रिसीव्ड हो गई। ये कौन कौन सी है? बड़ा सिंपल है, सैलरी हेड में आपको पता है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता था एम्प्लॉय के लिए, कहां पे? आपके आरपीएफ में। तो आपको पता है 12% ऑफ सैलरी तक तो एग्जेम्प्ट था, लेकिन 12% से ऊपर वाला टैक्सेबल था। तो आप बोलोगे सर आरपीएफ में पैसा एम्प्लॉयर ने डाला, वो पैसा तो एम्प्लॉय को मिला ही नहीं, बट तो भी वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। तो गाइस 12% से ज्यादा अगर सैलरी में कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने, तो वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय माना जाएगा। एज वेल एज अगर 9.5% से ज्यादा का इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो वो टैक्सेबल होता है ना, तो वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय माना जाएगा। दूसरा, अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम, उसमें अगर कंट्रीब्यूशन किया तो भी वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। एंड गाइस अगर आपका यूआरपीएफ का बैलेंस है और यूआरपीएफ का बैलेंस आप अगर आरपीएफ में ट्रांसफर कर देते हो, तो जब ट्रांसफर करोगे उस टाइम ये डीम्ड टू बी रिसीव्ड माना जाएगा और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक सेक्शन होती है 7 क्या बोलती है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये इनकम एग्जैक्टली एम्प्लॉय को मिली नहीं है बट मान लिया जाएगा एम्प्लॉय को मिली है। ये कब माना जाएगा? सबसे पहले अगर मान लो एम्प्लॉयर है, उसने 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में, तो एक्चुअल तो एम्प्लॉय को मिला नहीं है बट मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी रिसीव्ड एंड टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा, अगर मान लो 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट है वो अक्रूड होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में इन एक्सेस ऑफ द 9.5% इंटरेस्ट। तीसरा, अगर मान लो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय के एनपीएस में पैसा डालता है, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, उसमें अगर पैसा डालता है तो जितना डाला वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय माना जाएगा और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपका यूआरपीएफ का बैलेंस है, जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसके साथ साथ में इंटरेस्ट है, वो अगर आप आरपीएफ में ट्रांसफर कर देते हो, तो जब आप ट्रांसफर आरपीएफ में कर रहे हो उस टाइम ये माना जाएगा इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, दैट इज सेक्शन 9, दैट इज इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। गाइस एक बात बताओ, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया का मतलब होता है कि अगर कोई इनकम ऐसी है जो आपको लगेगा ये तो इंडिया में अक्रूड नहीं हुई बट मान लिया जाएगा इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया एंड इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, ये माना जाएगा ये इनकम इंडिया में जनरेट हुई है, इसका सोर्स इंडिया में है और भाई साहब ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी बिकॉज इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल। इसमें सबसे पहला है दैट इज इनकम थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। नाउ गाइस बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एक बात बताऊं, सीए फाइनल में जाके आप सीखोगे बिजनेस कनेक्शन क्या होता है। इंटरमीडिएट से इन्होंने बिजनेस कनेक्शन क्या होता है उसको तो हटा दिया, लेकिन इन्होंने है ना ये 4 पॉइंट रखे हैं कि कौन सी चीज ऐसी होती है जो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। एक बात बताऊं, सीए फाइनल में हम सीखेंगे कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और उसने इंडिया में किसी को एजेंट अपॉइंट कर दिया और वो एजेंट क्या करता है, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, या नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे जो इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता है मेनली नॉन रेजिडेंट के लिए, या नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में गुड्स का डिलीवरी करता है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये माना जाएगा नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है और उस बिजनेस कनेक्शन से नॉन रेजिडेंट को इनकम होगी, वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन गाइस वो सीए फाइनल का बात है, इंटरमीडिएट में नहीं है। अब एक चीज समझना, लेकिन इंटरमीडिएट में ये इन्होंने 4 पॉइंट दे रखे हैं कि ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। ये 4 पॉइंट कौन से है कि गाइस अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई नॉन रेजिडेंट क्या करता है, इंडिया में किसी पर्सन को अपॉइंट करता है और वो इंडिया का पर्सन क्या करता है, इंडिया में गुड्स को परचेज करता है,
और इंडिया में गुड्स को परचेस करके और उसको अगर एक्सपोर्ट कर देता है तो ये इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर मान लो फॉरेन का कोई न्यूज चैनल है, वो क्या करता है कि इंडिया में अपने एजेंट भेजता है और वो इंडिया में न्यूज या व्यूज का कलेक्शन करते हैं, सिर्फ न्यूज और व्यूज को कलेक्शन करके और इंडिया के बाहर ट्रांसमिट करते हैं, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर मान लो कोई भी नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में सिर्फ मूवी की शूटिंग करने आते हैं, जैसे वो स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए आए थे तो शूटिंग करने आया, वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉन इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। अगर वो नॉन रेजिडेंट कंपनी है तो उसके जितने भी शेयर होल्डर है वो नॉन इंडियन सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। उसके साथ में अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसके जितने भी पार्टनर है वो नॉन इंडियन सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो बेटा उनका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। लास्ट, अगर कोई फॉरेन की कंपनी है, वो क्या करती है पता है, माइनिंग ऑफ डायमंड के बिजनेस में डायमंड की माइनिंग करती है और इंडिया के किसी स्पेशल जोन में, स्पेसिफाइड जोन में आके जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसमें आके और वो डायमंड को सिर्फ डिस्प्ले करती है। अनकट या अनअसोर्टेड डायमंड, जो रॉ डायमंड होता है ना, वो रॉ डायमंड को क्या करती है, सिर्फ उसमें डिस्प्ले करती है, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। गाइस एक बात बताऊं, ये जो चारों पॉइंट मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो फॉर द इंटरमीडिएट लेवल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर मान लो कोई भी आपका इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी या असेट और सोर्स इन इंडिया इज सिचुएटेड इन इंडिया, देन इट इज ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। इट इज वेरी सिंपल कि अगर मान लो आपको कोई इनकम होती है किसी ऐसी प्रॉपर्टी से जो इंडिया में लोकेटेड है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है ब्रेटली करके, और ब्रेटली कहां का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का, उसने मुंबई में एक घर ले रखा है, तो उसका जो रेंट आ रहा है वो रेंट इंडियन इनकम है, सीधी सी बात है, इट इज अक्रूड इन इंडिया, इट इज अक्रूड इन इंडिया। या फिर कोई सोर्स इंडिया में है और वहां से कोई इनकम होती है तो वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी करके, ठीक है। उसके बाद में इनकम through the transfer of capital assets situated in India, whether registration of document of transfer in India or outside India or consideration received in India or outside India। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया का ब्रेटली है ना, उसका मुंबई में एक फ्लैट है, उस बंदे ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा क्रिकेट प्लेयर है जिसका नाम है मान लो टेविस हेड, टेविस हेड को तो सब याद रखते हैं करके, ठीक है, टेविस हेड ही नाम है, हाँ, तो जो टेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे मुंबई का फ्लैट बेच दिया, पैसा भी ऑस्ट्रेलिया में मिला, रजिस्ट्रेशन भी ऑस्ट्रेलिया में कराया, तो भी क्या इंडिया में टैक्स लगेगा? आंसर इज यस, बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, बिकॉज प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड थी, इंडिया में, और वो अगर आपने ट्रांसफर की है तो वो आपकी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अब एक और चीज समझो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, सेक्शन 912 ये बोलता है कि सैलरी इनकम फॉर द सर्विस रेंटेड इन इंडिया, वेदर सच इनकम बिफोर और आफ्टर सर्विस रेंडेड लाइक ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये सब इंडियन इनकम माना जाएगा। अगर आपने सर्विस इंडिया में रेंडेड किया था, अगर आपने जॉब इंडिया में किया था, तो जॉब छोड़ने के बाद अगर आपको कोई पैसा मिलता है, जॉब से ज्वाइन करने से पहले कोई पैसा मिलता है, बट सर्विस इंडिया में था, तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपकी इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने जॉब इंडिया में किया और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपने सोचा कि हम थाईलैंड जाके अयाशी करेंगे, मतलब वहीं पे रिलैक्स वाली जिंदगी जिएंगे, आराम से फुकेट में एक अपना खुद का विला बना लेंगे, वहां रिलैक्स करेंगे, और फुकेट में आप बैठ रहे हैं, वहीं आराम कर रहे हैं, लेकिन आपको पेंशन मिल रही है, जॉब कहां किया था, इंडिया में, तो उसकी पेंशन मिल रही है, तो वो पेंशन कहां टैक्सेबल होगी, इंडिया में, बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, बिकॉज यू हैव रेंडेड द सर्विस इन इंडिया। उसके बाद गाइस एक चीज ये बोलते हैं कि अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट से कोई इंडियन सिटीजन है और उसको इंडियन गवर्नमेंट से अगर कोई सैलरी मिलता है, तो वो ऑलवेज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है इंडिया के जो फॉरेन सर्विस में जो लोग जाते हैं, आईएफएस ऑफिसर होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस में, जो फॉरेन में जाके इंडियन एम्बेसीज में काम करते हैं, जैसे हमारे रविशंकर जी है जो अभी फॉरेन मिनिस्टर है, ही वाज आल्सो इन द इंडियन एम्बेसी, या फिर अजीत डोवाल करके जो है हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो भी पता है पहले आईएफएस में काम करते हैं, फॉरेन में जाके इंडियन एम्बेसीज में ये लोग काम करते थे। अब एक बात बताओ, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि यूएस में हमारा एक एम्बेसी है, वहां पे एक बंदा जिसका नाम है राम, राम इंडिया का है और वो यूएस में जाके इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है करके, ठीक है। अब एक बात समझो, वो तो 365 डेज इंडिया के बाहर रहा, तो वो तो नॉन रेजिडेंट हो गया, एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, लेकिन उसको इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी मिलता है, क्योंकि उसको पैसा कौन देगा, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट देगी, तो इंडियन गवर्नमेंट से जो सैलरी मिलता है ना, वो उसके लिए डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना, इन लोगों को जो भी परक्यूजिट और अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट है। तो मैंने क्या बोला, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन सिटीजन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सर्विस रेंडेड आउटसाइड इंडिया इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, लेकिन इनको अगर परक्यूजिट मिलता है या अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 10(7). उसके बाद गाइस इंडियन कंपनी से अगर किसी को भी डिविडेंड मिला,
इंडियन कंपनी से रिलायंस ने, मान लो दुबई में कोई बंदा बैठा है, उसको डिविडेंड दिया, लेकिन रिलायंस से मिला है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो हमेशा टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, आप अगर क्या करते हैं पैसा लेके, जैसे मान लो मैं रेजिडेंट हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं रेजिडेंट हूं और मैंने इंडिया के बाहर दुबई में जाके, और वहां एक बंदा है जिसका नाम है हबीबी, अब दुबई में जाके और मैंने उसको पैसा गिफ्ट कर दिया, वो हबीबी नॉन रेजिडेंट है, मैं रेजिडेंट हूं और मैंने दुबई में गिफ्ट किया पैसा, तो आप तो बोलोगे वो हबीबी के लिए जो गिफ्ट मिला है वो अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आल्सो आउटसाइड इंडिया, और वो नॉन रेजिडेंट है या आर बट एनओआर है, तो उसके लिए तो टैक्स ही नहीं लगेगा इंडिया में। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई रेजिडेंट पर्सन है, मैं रेजिडेंट पर्सन हूं, मैंने किसी नॉन रेजिडेंट को या आर बट एनओआर को, एग्जांपल इज हबीबी, इंडिया के बाहर जाके मनी गिफ्ट किया, इंडिया के बाहर अगर उसको मनी गिफ्ट किया, तो उस पर्टिकुलर केस में गाइस वो उसके लिए गिफ्ट जो है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और उसके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, लास्ट के जो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, दैट इज द इंटरेस्ट डिविडेंड एंड तुम्हारा फीस फॉर, नॉट इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। इसको अपन ने जो क्लास में किया था ना, उस एग्जांपल से देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस पीपल, तो यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले सेक्शन 915 करके इंटरेस्ट करके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी जैसे नॉन रेजिडेंट है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसका एक यूएसए में एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर हैरी, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और ये जो हैरी है ना, इसने हमारी गवर्नमेंट को लोन दे दिया, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनको लोन दे दिया, उनको पैसे की जरूरत थी, उनको लोन दे दिया, तो अगर गवर्नमेंट से कोई इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो इंटरेस्ट इस हैरी के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो देखो हैरी ने क्या किया, लोन किसको दिया, पैसा दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिला, वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। दूसरा, अगर हैरी ने लोन दिया किसी रेजिडेंट पर्सन को, एग्जांपल के लिए बीबी सर को, मेरे को लोन दिया, और मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हैरी के हाथ में माना जाएगा और हैरी के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मैंने अगर हैरी से लोन लेके और वो पैसा इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया, या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो मैं हैरी को जो इंटरेस्ट दूंगा, वो इंटरेस्ट उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, वो इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, हैरी से लोन लिया और वो लोन है वो मैंने इंडिया में ही यूज कर लिया, तो भैया उस पर्टिकुलर केस में हैरी को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हैरी के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है और हैरी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, वो इंडियन इनकम माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल। लेकिन गाइस मैंने हैरी से पैसा लेके और मान लो फॉर एन एग्जांपल थाईलैंड में एक रेस्टोरेंट चालू कर दी और थाईलैंड की रेस्टोरेंट में वो पैसा लगाया, उधर लगाया तो इंडिया के बाहर बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया या इंडिया के बाहर का कोई सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया, तो उस केस में मैं हैरी को जो इंटरेस्ट दूंगा वो हैरी के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर हैरी जो यूएसए का बंदा है उसने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया, मतलब एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया, एग्जांपल के लिए मान लो एक कनाडा का बंदा है जिसका नाम है सैम। अब एक बात बताओ, यूएस का बंदा कनाडा के बंदे को लोन देता है और कनाडा का बंदा जो है वो यूएस के बंदे को जो है इंटरेस्ट देता है, उस पर इंडिया में टैक्स क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन गाइस ये जो बंदा है ना जो कनाडा का, उसने अगर ये पैसा इंडिया में उसका कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए लगाया, अगर वो सैम जो है कनाडा का वो इंडिया में कोई बिजनेस या प्रोफेशन करता है, उसमें अगर ये पैसा लगाया तो जो भी इंटरेस्ट हैरी को मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, देखो हैरी करके जो नॉन रेजिडेंट है या आर बट एनओआर है, उसने क्या दिया, लोन दिया, किसको? मिस्टर बीबी को, मेरे को दिया। मैंने वो पैसा इंडिया के बिजनेस में लगाया तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अगर मान लो नेपाल के बिजनेस में लगाया तो नॉट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। मैंने फ्लैट खरीदा दुबई में जिसका रेंटल इनकम हो रहा है, तो इंडिया के बाहर की सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया, तो वो नो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। बट अगर मान लो मैंने इंडिया में कोई शेयर खरीदने के लिए वगैरह लगाया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। आंसर इज यस, वो हैरी के लिए माना जाएगा। दूसरा, अगर हैरी ने क्या किया, अगर लोबो को लोन दिया, और लोबो कहां का बंदा है? कनाडा का। लोबो कहां का बंदा है? कनाडा का। अब एक बात बताओ, अगर यहां लोबो जब हैरी को इंटरेस्ट देता है तो हैरी के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब अगर इस लोबो ने इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया जो लोबो का बिजनेस है। अगर लोबो इंडिया में बिजनेस करता है और उस बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया ना, तो ही वो इंटरेस्ट है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक बात बताओ, लोबो ने क्या किया? कनाडा में बिजनेस किया तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं है।
दूसरा, लोबो ने क्या किया, बिजनेस इन नागपुर, मतलब इंडिया में बिजनेस कर रहा है लोबो, तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा हैरी के लिए। एंड तीसरा, अगर उसने इंडिया की किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो ये इंडिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहा है, ये तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो इंटरेस्ट इसको मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। सिर्फ इंडिया में वो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में उसमें अगर पैसा लगाया तो ही वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। चलिए उसके बाद में गाइस नेक्स्ट पार्ट आता है रॉयल्टी एंड एफटीएस। रॉयल्टी एफटीएस किस लिए मिलता है, अगर आप कोई ऐसा इंटेंजिबल्स देते हो जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला, ऐसा नॉलेज वॉलेज, नो हाउ वगैरह देते हो, कुछ ऐसी एंटिक चीज देते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपको जो मिलता है वो रॉयल्टी मिलता है। अब एक बात समझना, एक बंदा है जैसे यूएसए का जिसका नाम है एलोन मस्क, वो नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी और उसके बदले उसको रॉयल्टी एफटीएस मिला, तो वो एलोन मस्क के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, एलोन मस्क ने क्या किया, वो सर्विस किसी रेजिडेंट पर्सन को दी, जैसे टाटा मोटर्स को कुछ नो हाउ दिया, इलेक्ट्रिक कार कैसे बनती है एंड ऑल, अगर टाटा मोटर्स को दिया, रेजिडेंट पर्सन को दिया, तो उससे जो रॉयल्टी एफटीएस मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया एलोन मस्क के हाथ में माना जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर टाटा मोटर ने उसको इंडिया के बाहर के जो भी उसने जो सर्विस या राइट लिया वो इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो उस पर्टिकुलर केस में वो एलोन मस्क के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो देखो, एलोन मस्क ने सर्विस किसको दी, टाटा को, टाटा ने अगर इंडिया में टाटा मोटर्स में उसको यूज कर दिया तो और भैया रॉयल्टी एफटीएस का पैसा एलोन मस्क को मिला तो एलोन मस्क के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है और वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन टाटा ने क्या किया, मान लो फॉर एन एग्जांपल इनका एक फॉरेन में एक कंपनी है जेएलआर, जैगुआर एंड लैंड रोवर, फॉरेन का कोई कंपनी है, उसमें अगर यूज किया तो उस पर्टिकुलर केस में एलोन मस्क को जो रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अब एक बात समझना, एलोन मस्क ने क्या किया, सर्विस दी वो किसी नॉन रेजिडेंट को दी, तो एक नॉन रेजिडेंट ने सर्विस दूसरे नॉन रेजिडेंट को दी जिसका नाम है पुतिन, तो पुतिन से रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलेगा, वो तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा ना। लेकिन गाइस, अगर पुतिन ने क्या किया बताए तुमको, अगर उस सर्विस को या उस राइट को इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया जो वो कर रहा है, या फिर इंडिया के किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो उस पर्टिकुलर केस में एलोन मस्क को जो भी रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक चीज समझना, इंटरेस्ट में क्या था पता है तुमको, इंटरेस्ट में यहां पे ऐसा था कि मनी इज यूज फॉर ओनली, अगर कोई नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है, लोन लिया है, तो वो इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया तो ही वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता था। बट यहां पे क्या है पता है कि वो सर्विस को या राइट को या तो इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया, और अगर वो यहां रॉयल्टी एफटीएस का पैसा एलोन मस्क को मिलता है तो उस पर्टिकुलर केस में एलोन मस्क के लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अगर पुतिन ने या तो इंडिया में उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया या फिर पुतिन ने किसी और सोर्स का इनकम कमाने के लिए इंडिया में यूज किया, जैसे किसी और को भाड़े पे दे दिया इंडिया में, तो वो जो कमा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में भैया ये रॉयल्टी एफटीएस है वो एलोन मस्क के हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। डन, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो कि तुम्हारा थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब अपन कंपाइलर पे चलते हैं कि कंपाइलर में हमने कौन कौन से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में दे रखे हैं। गाइस, अगर ये टॉपिक के अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जो पहला एंड दूसरा क्वेश्चन है, ये तो दोनों सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप, सिंगापुर बाउंड का मतलब इंडियन शिप इंडिया से बाहर जा रही है, तो एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन वो डेट एंटर करता है इन द कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ज्वाइन करते टाइम, और जिस दिन वो इंडिया में जब वापस आके और वो शिप को साइन ऑफ करता है, गाइज ये दोनों दिन और इसके बीच के जितने भी दिन हैं वो इंडिया के बाहर माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइज आप 6 जून से कैलकुलेट कर लो, तो 6 जून से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका इसके केस में अगर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो भैया ये 6 जून है ना, ये भी इंडिया के बाहर माना जाएगा। आप बोलोगे सर उसने शिप ज्वाइन किया तब तो इंडिया में था, तो भी वो इंडिया के बाहर माना जाएगा। तो एक बात बताओ, मैं बताऊं, यहां पे इंडिया के बाहर माना जाएगा 6 जून से, तो 30 जून में से 5 दिन आप निकाल दीजिए, सो 25 डेज आपके पास जून के हो गए। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर को 9 दिसंबर आ गया।
अब गाइस एक बात बताओ, यहां पे 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9, तो इसका मतलब आपका 187 डेज है वो इंडिया के बाहर है। अब आपका टोटल डेज कितना होता है ईयर में, तो 187 डेज आपका इंडिया के बाहर है, तो 365 डेज में से 187 इंडिया के बाहर हुआ, तो इंडिया में आपका 178 डेज है वो हो जाएगा करके, ठीक है। अब बाकी जो आप इसके फैक्ट पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इसमें इन्होंने दे रखा है कि यहां पे assuming his stay in India in the last 4 previous year preceding the previous year 25-26 is 400 day, तो बाकी आप अगर इसके फैक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर केस में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब एक बात बताओ, इसमें सेकंड बेसिक कंडीशन तो देखनी नहीं है, क्योंकि इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो बंदा सीधा क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ही सेम लाइन पे है, आपको थोड़ा सा इसमें अलग है करके, ठीक है, कि यहाँ पे उसने दुबई में और 27 डेज इंडिया के बाहर रहा था, तो जो इंडिया के बाहर ये वाला पीरियड है उसके बाद आप 27 डेज और ऐड कर दीजिए, इतना इंडिया के बाहर था, फिर आप देखिए इंडिया में कितने दिन रहा, और यहाँ पे आपको सेकंड बेसिक कंडीशन तो नहीं देखनी है, तो वो इंडिया के लिए क्या माना जाएगा, इसमें भी आपका नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। सो दैट इज द सिमिलर क्वेश्चन। उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जो ब्रेटली वाला है, ये हमने क्लासरूम में भी किया था कि एक बंदा है जो 10 साल से इंडिया आ रहा है और हर साल वो 100 डेज रहता है। अब एक बात बताओ, ये कोई इंडियन सिटीजन वगैरह तो है नहीं, तो वो एक्सेप्शन वाले में नहीं आएगा। अब एक बात समझना, इसमें क्या होगा, अगर 100 डेज हर साल रहता है, 10 साल से रह रहा है, पहला बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि आपका 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, सो दूसरा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो ये रेजिडेंट तो बन गया। अब एक बात समझना, अगर वो बंदा रेजिडेंट तो बन गया, लेकिन अब एडिशनल कंडीशन क्या है कि रेजिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। तो गाइस 730 डेज तो नहीं रह रहा है, क्योंकि 100 डेज रहेगा तो 7 साल में 700 डेज रहेगा, तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो पहले केस में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या माना जाएगा, आर बट एनओआर, बिकॉज एक पहली सेकंड बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, बट दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो वो तुम्हारा आर बट एनओआर माना जाएगा। आप यहां पे देखोगे तो उस पर्टिकुलर केस में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, Would your answer change if the above fact relate to the Srinath, a Indian citizen who reside in Australia and represent the Australian cricket team? अगर एक बात बताओ गाइस, अगर ये ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, एंड गाइस ये इंडियन सिटीजन है। अब इंडियन सिटीजन है और ये इंडिया आ रहा है विजिट के लिए, तो सेकेंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी, बट सेकेंड बेसिक कंडीशन तभी देखनी है जब आपका जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है। अब यहां इनकम का डिटेल नहीं दे रखा, अगर आप 15 लाख से ज्यादा है सेकेंड बेसिक कंडीशन देखो, बट सेकेंड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि वहां 120 डेज हो जाएगा, 120 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, 120 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, 120 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, सेकंड भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो इस केस में तो वो बंदा क्या बन जाएगा, सीधा नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीधा नॉन रेजिडेंट है वो बन जाएगा। तो दूसरे वाले में आप देखोगे तो उस पर्टिकुलर केस में वो बंदा सीधा क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। तीसरे में क्या होगा कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैड विजिटेड 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज। तो अगर 120 डेज है और 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, तो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, पहली नहीं हुई। अब एक बात बताओ, अगर इसकी इनकम विद इन द लिमिट ऑफ 15 लाख है तो ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है, सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी ही नहीं थी। बट अगर उसकी इनकम जो इंडियन इनकम है, मींस टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम है, वो 15 लाख से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो बंदा क्या बन जाएगा, आर बट एनओआर। तो तीसरे पार्ट में आपको 2 पार्ट में आंसर करना पड़ेगा कि उसकी इनकम कितनी है। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में वो आर बट एनओआर होगा, बट अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपके लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझना गाइस, मैं जब आपको एडिशनल कंडीशन पढ़ाता हूं ना, तो मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि रेजिडेंट इन इंडिया for 2 previous year or more in the last 10 previous year and stay in India for the 730 days or more in the last 7 previous year। बट लॉ में या मॉड्यूल में ऐसा नहीं लिखा, मॉड्यूल में इसको नेगेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कैसे, मॉड्यूल ये बोलता है कि अगर वो बंदा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा इन 2 केसेस में, मतलब वो रेजिडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों अगर सेटिस्फाइड होगी तो आर एंड ओ आर बन जाएगा। ये क्या बोलते हैं कि नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा कब,
अगर वो 9 ईयर आउट ऑफ द लास्ट 10 ईयर अगर वो बंदा क्या रहा, नॉन रेजिडेंट रहा, तो रेजिडेंट जो है इन इंडिया 1 ईयर या उससे कम रहा, मतलब आपका 2 ईयर से कम रहा, और वो लास्ट के 7 ईयर में 729 डेज या उससे कम रहा, मतलब 730 डेज या उससे ज्यादा नहीं रहा, तो इन सिंपल वर्ड एक बात बताओ, आपकी वो दोनों कंडीशन में से दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो क्या बन जाता है, आर बट एन ओ आर करके, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने उसको नेगेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अपन लिखते टाइम थोड़ा पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखते हैं। अगर आप एग्जाम में वो वाला जो मैंने कराया है वो लिख के आओगे चलेगा, आंसर इज यस, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 7 है करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि ध्रुव अ पर्सन इंडियन ओरिजिन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, गॉट मैरिड टू द दीपा an Indian citizen in the country X on the 4th Feb 2025 he came to India for the first time। 4th Feb को शादी हुई and came to India for the 1st Feb on the 20th Feb 2025 को पहली बार इंडिया में आया था, लास्ट ईयर 20th Feb को आया, ठीक है। तो लास्ट ईयर 20th Feb को आया, मतलब लास्ट ईयर में तो कितना फेब और मार्च वाला इतना इंडिया में रहा था। He left for country X on the 12th August 2025। He returned to India again on 20th Jan 2026 with his wife to spend some time with his parent-in-law for the 30 days and thereafter returned to the country X on the 18th Feb 2026। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले तो ये पहले कभी इंडिया नहीं आया था, ये फर्स्ट टाइम इंडिया आया, फर्स्ट टाइम 20th Feb 2025 को। तो मैं बताऊं आपका प्रीवियस ईयर 24-25 लास्ट ईयर कितने दिन रहा, फेब में 20th को आया था, तो फेब के 28 डेज में से 19 डेज हटा दो तो 9 डेज फेब के और मार्च के 31 डेज, तो लास्ट ईयर में ये बंदा 40 डेज इंडिया में रहा। अब आप अगर इस साल की बात करोगे प्रीवियस ईयर 25-26 में ये कितने दिन इंडिया में रहा, तो गाइज ये बंदा आ गया था 20th Feb 2025 को और इंडिया छोड़ के गया 12 अगस्त 2025 को। तो एक बात बताओ, यहां पे अप्रैल में इंडिया में रहा, मई में रहा, जून में रहा, जुलाई में रहा और अगस्त में रहा। तो अप्रैल के 30 डेज, मई के 31, जून के 30 डेज, जुलाई के 31 डेज और अगस्त के 12 डेज ये इंडिया में रहा। उसके बाद में वो 30 डेज के लिए और आया था करके, ठीक है, वो भी इंडिया में रहा। तो अब आप देखिए इसका इंडिया में स्टे कितना होता है, 30 डेज, 31 डेज प्लस 30 डेज प्लस 31 डेज प्लस 12 डेज प्लस 30 डेज, इट्स कम्स टू द 164 डेज है वो इंडिया में रहा, 164 डेज है वो इंडिया में रहा करके, ठीक है। अब गाइस एक बात बताओ, आपसे पूछा है इसको कुछ इनकम मिली है क्या, क्या इसको ये गिफ्ट मिले हैं रिलेटिव्स एंड फ्रेंड से, वाइफ के फ्रेंड से गिफ्ट मिले हैं और रिलेटिव से मिले हैं। पेरेंट्स ऑफ द वाइफ, एक बात बताओ, पेरेंट्स ऑफ द वाइफ मतलब सास ससुर से गिफ्ट मिला तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना, अगर आपके रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा फ्रॉम द मैरिड सिस्टर ऑफ द वाइफ, तो वाइफ की मैरिड सिस्टर ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द वाइफ, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये दो इनकम तो आपकी एग्जेम्प्ट है और ये टैक्सेबल है क्योंकि ऊपर वाले दो रिलेटिव से मिले हैं और भैया ये जो है वो आपको आउटसाइडर से मिला है, तो ये टैक्सेबल है। अब आपसे पूछा क्या है, determine his residential status and compute the total income chargeable to tax along with the amount of tax payable on such income for the assessment year 26-27। तो गाइस एक बात बताऊं, पहली चीज तो आपको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो नहीं रही क्योंकि आप 164 डेज रहे करके, ठीक है, 164 डेज रहे। दूसरी बेसिक कंडीशन में क्या होता है ना, वो अगर आपको तभी देखनी है जब आपकी ये इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट। अगर इसकी इनकम अप टू 15 लाख है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी नहीं है, और इसकी इनकम तो दिख ही रही है ना, इंडियन सोर्स से इनकम है वो कितनी है, 2,82,000 है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी नहीं है। फर्स्ट सेटिस्फाइड हो नहीं रही तो वो बंदा सीधा क्या बन जाएगा, आपका नॉन रेजिडेंट है वो बन जाएगा। तो भैया ये बंदा आपका बन गया नॉन रेजिडेंट। अब एक बात समझो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, या आपका बंदा बन गया नॉन रेजिडेंट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, will your answer change if he received the 16 lakh instead of 2,82,000 from the very close friend of his wife during the previous year 25-26 and he stay in India for the 400 days during the 4 year preceding the previous year। अब गाइस एक बात बताओ, अगर इसकी इनकम 16 लाख होती तो देखो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, इंडियन सिटीजन नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ही कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट। तो यहां पे अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखते, और जब आप सेकंड बेसिक कंडीशन देखते तो उसमें क्या होता, 60 डेज की जगह 120 डेज, तो 120 डेज हो रहा है।
और लास्ट के 4 ईयर में 365 डेज और मोर, तो वो सेटिस्फाइड हो जाती। लेकिन ये बंदा सीधा क्या बन जाता, आर बट एनओआर। क्या बन जाता, आर बट एनओआर। क्या बन जाता, आर बट एनओआर। तो यहां पे अगर आप दूसरे का आंसर देखोगे तो दूसरे के आंसर में इन्होंने बोला हुआ है, हाँ, so he will be treated as resident but not ordinarily resident in this particular year. Done. So this is one question, अच्छा है, आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस एक चार्ली वाला क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा ऊपर था वैसे का वैसे करके सिमिलर क्वेश्चन है, आप देखोगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन, एक ये रघु वाला को जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको क्लास में करा रखा है, सिमिलर क्वेश्चन है, आप देखोगे आपको मजा आएगा, आप इन क्वेश्चन को करिएगा सिमिलर। ये बेनिफिशियली वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करा रखा है, बट ये अमेरिकन नेशनल वगैरह है, तो उस पर्टिकुलर देखो एक चीज ध्यान रखना, वो जो सेकंड कंडीशन नहीं देखना एंड ऑल, वो कहां है पता तुमको। एक तो इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और तीसरा क्या है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वहीं पे इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट, और उनका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम विद इन द लिमिट ऑफ द 15 लाख है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना है, बट 60 डेज की जगह 120 डेज देखना है। और सेकंड बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया, फर्स्ट हो नहीं रहा है, तो वो सीधा क्या बनाना है, आर बट एनओआर करके, ठीक है। तो आपको समझ जाएगा आप जब करोगे तब। उसके बाद में गाइज ये रीटा वाला क्वेश्चन वगैरह है, सिमिलर क्वेश्चन है आपको। एचयूएफ का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट करके, ठीक है। यहाँ पे एक एचयूएफ है जो उसके ऑल पॉलिसी डिसीजन है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए जा रहे हैं, मतलब पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर से हो रहा है, तो वो एचयूएफ क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक जो ये क्वेश्चन वो है कि डेविड जो इंडियन सिटीजन है जिसका एज 40 ईयर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट ईयर ऑन द लास्ट डे, वो इंडिया के बाहर चला गया ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू द हाई कमीशन ऑफ द कनाडा, तो पूरे साल वो कनाडा में ही रहा, पूरे साल वो कनाडा में रहा, तो मैं बताऊं रेसिडेंशियल स्टेटस तो उसका नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन गाइज उसको सैलरी मिला है, तो ये सैलरी तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा ना, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो नॉन रेजिडेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट से अगर मान लो सैलरी मिल रही है, इंडिया के बाहर सर्विस दे रहे हो, तो भी ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, तो ये इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा नॉन रेजिडेंट के लिए। दूसरा फॉरेन अलाउंसेस है, ये आपके लिए एग्जेम्प्ट होंगे। इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, इंडिया के बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इट इज अक्रूड इन इंडिया, तो नॉन रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम तो टैक्सेबल हो जाती है, आंसर इज यस, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, ए गाइस एक बात बताऊं, ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है और इनकम इंडिया के बाहर वाली है ना, तो नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, और इंडियन इनकम का मतलब जो इंडिया में अक्रू हुई, या इंडिया में डीम टू बी अक्रू हुई, या इंडिया में रिसीव हुई, या इंडिया में डीम टू बी रिसीव्ड हुई। और उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा, तो सिंपल वर्ड 5 लाख और 1 लाख है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद में सिमिलर क्वेश्चन है ये श्रीधर वाला करके, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये भी काम करता है, सिमिलर क्वेश्चन है आपका श्रीधर वाला। उसके बाद में गाइस एक ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको एक तरीका बताया था क्लास में कि इंडियन इनकम को मान लो 1 नंबर इनकम, फॉरेन इनकम बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 2 नंबर इनकम, और अदर फॉरेन इनकम 3 नंबर इनकम। और फिर मैंने बताया था 1 का 3, 1 नंबर इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल है, 2 नंबर इनकम सिर्फ 2 के लिए टैक्सेबल है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, और 3 नंबर जो इनकम होती है वो सिर्फ पहले वाले के लिए टैक्सेबल है। तो अपन ने ये पढ़ा था कि 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, अगर आपको याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं करके, ठीक है। चलो जैसे पहली मैं बात बताऊं, आपको यह बताना है कि अगर आप आर एंड ओ आर है तो क्या टैक्सेबल होगा, आर बट एन ओ आर है तो क्या टैक्सेबल होगा, और एन आर है तो क्या टैक्सेबल होगा। देखो आर एंड ओ आर ने तो पाप कर लिया, पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है। आर बट एन ओ आर के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल है, और फॉरेन इनकम वही वाली टैक्सेबल है जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया। और एनआर के लिए कौन सी टैक्सेबल है, जो सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल है। अब एक बात समझो, जैसे यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट है 10,000, लेकिन 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, तो एक बात बताओ, इसमें से आपका 5,000 जो इंटरेस्ट है वो तो इंडियन इनकम हो गई ना, बिकॉज रिसीव्ड इन इंडिया, तो इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल है। तो गाइस 5,000 इसके लिए भी टैक्सेबल है, इसके लिए भी टैक्सेबल है, इसके लिए भी टैक्सेबल है। और दूसरा जो 5,000 है यूके का डेवलपमेंट बॉन्ड है, वहां अक्रूड हो रहा है और रिसीव्ड भी 5,000 वहां पे हुआ, तो इट इज अ फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होती है, आर एंड ओ आर के लिए ही टैक्सेबल होगी, आर बट एन ओ आर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, और एन आर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यू अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट, यस। सो ऐसे ही आप करते जाओगे। अब देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, अरे चेन्नई में बिजनेस है, इनकम कहां रिसीव होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस ही चेन्नई है, इट इज अक्रूड इन इंडिया, सो अक्रूड इन इंडिया इज इंडियन इनकम, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल, तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा करके, ठीक है।
उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द इंडियन, अरे इंडियन कंपनी के शेयर सेल किए तो इंडिया की एसेट बेची है, इट इज अ इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल थ्री। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, ये तो फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम जो टैक्सेबल होती है वो सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होती है, आर एंड ओ आर के लिए। तो ये जो 5000 है ये सिर्फ आर एंड ओ आर पहले वाले के लिए टैक्सेबल हो जाएगा करके, ठीक है। अब एक और बात समझना, यहां पे जो है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन, अरे क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस कहां है, दिल्ली में है ना, तो अक्रूड कहां हो रही है, इंडिया में हो रही है, तो इट इज इंडियन इनकम, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल थ्री, वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, कभी कभी एग्जामिनर जो ये ऐसा देता है ना कि फॉरेन का जो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं ऐसा कोई जो अनटैक्स प्रॉफिट था, जैसे पास्ट फॉरेन अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसको आपको इग्नोर करना है, इसको आपको इग्नोर करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको इग्नोर करने का है, ऐसे इग्नोर करने का है जैसे वो आपको इग्नोर करती है। तो जैसे वो आपको इग्नोर करती है आपको इसको भी क्या करने का है, इग्नोर करने का है, कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड से है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(1), तो वो सबके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, एक और मैं आपको बता देता हूं, एक और मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि अगर फॉरेन का बिजनेस है एंड इट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कहां पे है, या जैसे इनकम रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, तो फॉरेन का बिजनेस है और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, लेकिन उसमें से 40,000 तो रिसीव्ड इन इंडिया है। तो गाइस एक बात बताओ, 70,000 में से 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया है, तो ये तो इंडियन इनकम हो गया, और इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल थ्री, बिकॉज इंडिया में अक्रूड हुआ या इंडिया में रिसीव्ड हुआ वो तो इंडियन इनकम है ना, इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, तो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल थ्री। अब गाइस एक बात बताओ, जो 30,000 जो रिमेनिंग इनकम है वो तुम्हारा फॉरेन का इनकम है बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, सो इट इज टैक्सेबल फॉर आर एंड ओ आर एंड आर बट एन ओ आर। तो जो 30,000 रुपया रहेगा दैट 30,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल फॉर आर एंड ओ आर एंड आर बट एन ओ आर, एन आर के लिए वो टैक्सेबल नहीं है करके, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप ये क्वेश्चन करोगे, उसके बाद रमेश और सुरेश वाला बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप लोगों से हो जाएगा। जैसे ही आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तो रमेश सुरेश वाला आपके साथ में हो जाएगा। गाइज उसके साथ में अगर आप देखोगे ना, तो इस बार मैंने कंपाइलर में कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस भी लिए, अच्छे खासे क्वेश्चन लिए, आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये धनुष वाला है करके, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन आपने कहां से लिए करके, जैसे ये क्वेश्चन एक अंचल वाला क्वेश्चन है या एक श्वेता वाला क्वेश्चन है, श्वेता अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मैंने सितंबर 25 एग्जाम का क्वेश्चन लिया है। अब आप मुझे बोलोगे सर हमने तो आपकी क्लास ली थी, उस क्लास के वाले बुक में तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैंने टेस्ट पेपर में डाल रखी है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल जो ऐड किए हैं वो मैंने आपके लिए टेस्ट पेपर में डाल रखे हैं। टेस्ट पेपर आपको पता है मैंने 7 पेपर दिए हैं और उसके सॉल्यूशन भी आपको दे रखे हैं, और वो 7 पेपर है। अभी मैं इसको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको पेपर में दे रखा है, और आप उसको जब सॉल्व करके सबमिट करोगे, जब आपको चेक करके मिलेगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपको वो हेल्पफुल रहेगा। तो जो लोगों ने मार्केट में कंपाइलर खरीदा है उनके कंपाइलर में ये मैंने यहाँ पे दे रखा है, और जो हमारे क्लासरूम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने क्या किया हुआ है, टेस्ट पेपर, जो 7 टेस्ट पेपर मैंने आपको दिए हैं वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस एक बात बताऊं, मैंने इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन है वो कवर किए। इस बार देखोगे 24 के करीब जो क्वेश्चन है वो मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में लिए है। उसके साथ में अब एक बात बताओ, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले आपने यहां से रिवाइज कर लिया, अब आप फटाफट सब क्वेश्चन कर लीजिए, और क्वेश्चन करने के बाद जैसे तीसरे पार्ट पे अपने को आना है इंटर के एमसीक्यू और केस सिनेरियो का बुकलेट, और इसमें बढ़िया एमसीक्यू है भाई साहब। ये अगर आप एमसीक्यू कर लो ना तो आपको मजा आ जाएगा। तो टॉपिक नंबर 2 से रिलेटेड आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे टोटल 12 तो एमसीक्यू लिए सिंगल वाले, और उसके बाद में आपको केस सिनेरियो जो है वो आपको देखोगे तो 2 केस सिनेरियोस ले रखे हैं। एक तो वही वाला जो शिपिंग वाला जो है, जो ड्यूटी कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिस दिन साइन करता है, साइन ऑफ करता है, तो ये वाला मैंने 2 केस सिनेरियो लिए, और उसके साथ साथ में आपके 12 एमसीक्यू लिए हैं। तो इसको आप कर लीजिए, आपका ये टॉपिक है वो एकदम दिमाग में आ जाएगा और एग्जाम में 6 मार्क पक्के कर देगा, क्योंकि ये टॉपिक से एग्जाम में 6 मार्क्स आते हैं करके, ठीक है। चलिए गाइस, तो आपको आज ये दूसरा टॉपिक रिवाइज करके बहुत मजा आया। ऐसे ही आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएंगे, और मेरा वादा है मैं सब रिवाइज करा दूंगा, जितने टॉपिक्स है आपके मैं पूरे रिवाइज करा दूंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इतना डिटेल रिवीजन इस बार मैं आपको करा रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। इस लेक्चर में देखो 1 घंटा 10 मिनट लगा है। अगर आप लास्ट ईयर का रिवीजन लेक्चर मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस का देखोगे तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं था, वो आधे घंटे में करा लिया था। इस बार हमने डबल टाइम लगाया क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए, हमने थोड़ा धीरे डिस्कस किया, जिससे कि आपका जो है, मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूं कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का लास्ट बैच है, आपके लिए भी ये लास्ट ही होना चाहिए। और फटाफट क्लियर करो, कंप्लीट करो, उसके बाद सीए फाइनल में आओ।
देखो मैं ना कभी भी लेक्चर को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का बोलता नहीं हूँ, बट मैं बोल देता हूँ बिकॉज मैंने कल एनालिटिक्स देखा तो उसमें देखा कि बहुत सारे बच्चे लेक्चर तो वॉच करते हैं बट वो लाइक ही नहीं करते या चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। ऐसा नहीं है, फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो और ढंग से पढ़ाई करो। एंड गाइस एक बात बताऊँ ना, देखो मैंने ना एक चीज लाइफ में देखी है कि सपने पूरे होते हैं अगर आप सपने ढंग से देखते हो और उसके साथ लिए काम करते हो। देखो डिसिप्लिन से पढ़ते हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो। डिसिप्लिन बोलना बहुत इजी है, कितना इजी है, डिसिप्लिन बोल दिया मैंने, बट लाइफ में जब लाते हैं ना तो समझ में आता है कि डिसिप्लिन क्या होता है। एक बार बिना मोबाइल को 1-2 दिन ऐसे निकालो ना, बिना मोबाइल को टच किए सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, देखो कितना अच्छा फील होता है। एंड दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंटली आपको जो डिसिप्लिन के साथ अगर पढ़ते हैं ना तब जाके सीए बनते हैं। यू नो दैट सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी वही रहता है 10 to 15%, तो 85% बच्चे तो पास नहीं हो पाते। बट वो 15% बच्चों में क्या अलग है पता है, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ रैंकर्स के वगैरह तो मुझे पता चलता है उनमें क्या अलग है। एक ही चीज अलग है कि वो डिसिप्लिन है, वो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं। जब बाकी सब लोग पार्टी कर रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं, जब बाकी सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे टाइम पास कर रहे हैं, वहां पे जो है लाइक लड़कियों के मैसेज के रिप्लाई कर रहे हैं, तब वो लोग पढ़ रहे हैं और वो पास हो जाते हैं। सो गाइस दैट्स व्हाट आई कैन से, जस्ट गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट करके, ठीक है। जो पहले हो गया उसको छोड़ दो, सिर्फ एंड सिर्फ अभी आपको पढ़ना है और अगर पढ़ोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।